हेलो एवरीवन, मैं निशा शर्मा लघु उत्तरीय प्रश्न का सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूँ। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन का सिद्धांत बताइए तथा इसके अनुसार शिक्षण पद्धतियों को वर्णन कीजिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन के सिद्धांत इस प्रकार हैं। गांधी जी के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प शिक्षा, बालकों की शिक्षा हस्तशिल्प पर आधारित होनी चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि हस्तशिल्प की शिक्षा द्वारा मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोच्च विकास होता है। सेकंड नंबर, सामाजिक शिक्षा। बालकों में सामाजिक शिक्षा का विकास होना चाहिए जिससे बालक समाज में अपने आप को संतुलित कर सके। शिक्षा में शारीरिक एवं मानसिक श्रम का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण पद्धतियाँ क्या बताई हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार? महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धतियाँ इस प्रकार हैं। अनुभव द्वारा सीखना। गांधी जी का मत था कि ज्ञान तभी ग्रहण किया जा सकता है जब बच्चे को सीखने और अनुभव करने का अवसर दिया जाए। क्रिया द्वारा सीखना। गांधी जी ने क्रिया द्वारा सीखने पर विशेष जोर दिया जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग। गांधी जी के अनुसार मस्तिष्क के साथ साथ आँख, नाक, कान आदि को प्रशिक्षण देना जरूरी है। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ तथा प्रकार बताइए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इसे अंग्रेजी में टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है। सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया जिस सामग्री के प्रयोग से प्रभावी तथा रोचक हो जाती है उसे शिक्षण सामग्री अधिगम सामग्री कहा जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग पर बेसिक शिक्षा ने विशेष जोर प्रदान किया है। शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दृश्य सामग्री, इसके अंतर्गत चार्ट, मानचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि आते हैं। श्रव्य सामग्री, इसके अंतर्गत टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो आदि आते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, इसके अंतर्गत वीडियो प्रोजेक्टर, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि आते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री अध्यापक द्वारा निर्मित, क्रय की हुई एवं पर्यावरण से उपलब्ध हो सकती है। इस आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की हो सकती है। क्रय की हुई सामग्री, इसके अंतर्गत डस्टर, ग्लोब, मानचित्र, चौक, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, विज्ञान किट, गणित किट आदि आते हैं। स्व निर्मित सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा बनाई हुई शिक्षण सामग्री जैसे मॉडल, फ्लैश कार्ड, चार्ट आदि आते हैं। प्राकृतिक या परिवेश से उपलब्ध शिक्षण सामग्री, इसके अंतर्गत पर्यावरण से उपलब्ध वस्तुएं जैसे पत्तियां, फूल, पेड़, नदी, तालाब आदि आते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व निम्नलिखित है। शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा कक्षा शिक्षण रोचक एवं प्रभावी हो सकती है। शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चे तथा अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चों में करके सीखने की योग्यता का विकास होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव संबंधित सावधानियों का उल्लेख कीजिए। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री बिना लागत की होती है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री अल्प लागत की होती है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों हेतु हानि रहित होती है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री बहुउद्देशीय होती है, अर्थात एक शिक्षण अधिगम सामग्री को एक से अधिक कक्षा में प्रयोग किया जा सके। निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए शिक्षकों को चाहिए कि लागत कम अथवा लगे ही ने शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे रसायनों का प्रयोग न करें जो बच्चों एवं शिक्षकों हेतु हानिकारक हो। रख रखाव संबंधित सावधानियाँ। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के बाद उसको रख रखाव आवश्यक होता है। रख रखाव संबंधित सावधानियाँ इस प्रकार हैं, जैसे टीएलएम को नमी वाले स्थानों पर नहीं रखना चाहिए। टीएलएम को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए जिससे उन पर धूल ने जम नहीं पाए। टीएलएम को दीमकों से बचाकर रखना चाहिए। संप्रेषण का अर्थ है प्रकार, महत्व पर प्रकाश डालिए। संक्षेपण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए शिक्षण में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
संप्रेषण। संप्रेषण वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करा रही हूँ, तो ये संप्रेषण मैं आपसे कर रही हूँ। आप जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे वो आपका फीडबैक हो जाएगा, तो हमारा प्रभावी संप्रेषण हो जाएगा। संप्रेषण के 3 घटक है: प्रेषक, वक्ता, सूचना संदेश ग्राही, प्राप्तकर्ता। संप्रेषण बिना कक्षा शिक्षण संभव नहीं होता है। संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस तथा अप्रभावी हो जाता है और वे सरलता से किसी भी समय किसी भी उचित स्तर पर नहीं बोल सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में कुशल नेतृत्व का विकास होता है। प्रभावी संप्रेषण होने से बच्चों की प्रत्येक समस्याओं का निराकरण बहुत सरलता से हो सकता है। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। प्रभावी संप्रेषण दो तरफा संप्रेषण होता है। प्रभावी संप्रेषण से ही कक्षा शिक्षण रोचक एवं प्रभावी होता है। इसके अभाव से बच्चे सक्रिय नहीं रहते हैं। प्रभावी संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें वक्ता तथा ग्राही दोनों ही अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। जैसे ये सेंडर है, सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया है, वो रिसीवर ने रिसीव किया है। रिसीव करके जो भी उसका फीडबैक है, जो भी उसका जवाब है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसने सेंडर को सेंड की है, तो वो हमारा प्रभावी कम्युनिकेशन हो जाता है। अप्रभावी संप्रेषण एक तरफा संप्रेषण, वन वे कम्युनिकेशन होता है। एक तरफा संप्रेषण अथवा अप्रभावी संप्रेषण कक्षा शिक्षण नीरस तथा उबाऊ लगता है। यह संप्रेषण जिसमें वक्ता अपने विचारों को ग्राही तक पहुंचाता है। जैसे सेंडर ने रिसीवर को सेंड किया है कोई मैसेज, किसी टीचर ने स्टूडेंट्स को किया है, लेकिन स्टूडेंट्स कोई क्या नहीं कर रहा, फीडबैक नहीं दे रहा, कोई जो उस इन्फॉर्मेशन चाह रही है उस इन्फॉर्मेशन का कोई आंसर रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो नीरस होता है। संप्रेषण के महत्व। संप्रेषण का शिक्षण कार्य में बहुत महत्व है। संप्रेषण के अभाव से शिक्षण कार्य संभव नहीं होता है। संप्रेषण प्रभावी तथा अप्रभावी 2 प्रकार का होता है। प्रभावी संप्रेषण कक्षा शिक्षण में रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक तथा बच्चे दोनों रुचिपूर्वक सवाल जवाब करते हैं। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। यदि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण किया जाए तो वे बच्चे भी सुधर जाते हैं जो संकोची प्रवृत्ति के तथा अंतर्मुखी होते हैं। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर में भय समाप्त हो जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के इस समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पदार्थों का प्रयोग कम अथवा न करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सके। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हुए शिक्षण का अर्थ तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। सामान्य अर्थ में ज्ञान प्रदान करने को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। इसमें 3 बिंदु आते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। रायवर्न के अनुसार शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। वर्डन के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर, व्यवहारिक एवं बोधगम्य बनाना। शिक्षण का महत्व। शिक्षण का महत्व इस प्रकार है: शिक्षण बालकों को चारित्रिक गुणों का विकास करता है। शिक्षण बालकों को मानसिक विकास करता है। शिक्षक बालकों में कुशल नेतृत्वकर्ता की भावना का विकास करता है। शिक्षण के द्वारा बच्चों में स्वावलंबन की प्रवृत्ति का विकास होता है। शिक्षण के द्वारा बच्चों में व्यावसायिक क्षमता का विकास होता है। शिक्षण द्वारा बालकों में शारीरिक विकास होता है। शिक्षण बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 36 शिक्षण कौशलों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण कौशल से आपका क्या अभिप्राय है, समीक्षा कीजिए। शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं आसानी ढंग से करता है। गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है। शिक्षण के आधारभूत कौशल इस प्रकार है: पाठ प्रस्तावना कौशल।
शिक्षण का प्रथम पद है प्रस्तावना का आशय। बालक को नया पाठ ग्रहण करने हेतु तैयार करने में पाठ का प्रस्तावना प्रस्तुत करने की बहुत सी विधियां क्या क्या, जैसे कहानी द्वारा, कविता से महत्वपूर्ण अंश को सुनाकर, प्रश्नों द्वारा, प्रयोग तथा प्रदर्शन आदि से। सेकंड नंबर, प्रश्न पूछने तथा उत्तर प्राप्त करने का कौशल। यह कौशल अत्यंत ही कलात्मक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर उसका उत्तर निकलवा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। किसी भी कक्षा शिक्षण को प्रभावी और रोचक तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षक में इस प्रकार का कौशल व्याप्त हो। शिक्षार्थी सहभागिता कौशल, यह कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कौशल के माध्यम से शिक्षण रोचक, प्रभावी एवं आनंददायी बनाया जा सकता है। कक्षा शिक्षण समय छात्रों की सहभागिता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि छात्रों की सहभागिता रहती है तो उनका उपलब्धि स्तर भी बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 4, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग का कौशल। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से कक्षा शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षण सामग्री की मदद से दिया गया ज्ञान स्थायी होता है, अतः शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग का कौशल शिक्षण के ज्ञान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष निकलवाने का कौशल, यह कौशल जिस शिक्षक में होता है उसकी कक्षा शिक्षण सफल माना जाता है, क्योंकि कक्षा में प्रश्नों की चर्चा के अंत में उसका परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है? गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता में महत्व का उल्लेख कीजिए। शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांत इस प्रकार है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता के सिद्धांत को करके सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का मानना है कि बालक जिन विषय वस्तुओं को करके सीखता है वह स्थायी होता है। जॉन डूवी महोदय ने क्रिया द्वारा सीखना पर बल दिया है। किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक फ्रोवेल का मानना है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत बालकों हेतु अत्यंत उपयोगी होता है, इससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। हम जानते हैं कि रुचि तथा ध्यान में घनिष्ठ संबंध होता है। बालक की रुचि जिस विषय वस्तु में होती है वह उसे सरलता से समझ लेता है। बालक का ध्यान जिन वस्तुओं पर केंद्रित होता है उनमें वह रुचि लेता है। पॉइंट नंबर 3, प्रेरणा का सिद्धांत। किसी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हेतु प्रेरणा अत्यंत आवश्यक होती है। प्रेरणा के द्वारा बालकों में किसी भी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है या करता है, वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन हो। पॉइंट नंबर 4, चयन का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षकों तथा छात्रों हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करते समय तथ्यों का चयन करना बहुत जरूरी है। अनावश्यक तथ्यों तथा घटनाओं को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से पाठ बोझिल तथा नीरस हो जाता है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह केवल उन तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे जो परम आवश्यक एवं पाठ का मूल भावना से संबंधित हैं। अनुपयोगी तत्वों का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि शिक्षकों को चाहिए कि जिन पाठ्य वस्तुओं को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है उन्हें वह कुछ सोपानों तथा पदों में विभक्त कर ले, इसके पश्चात बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 38, बहुश्रेणी शिक्षण क्या है? इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसकी आवश्यकता बताइए। इसे संचालित करने में मानवीय समूहों को स्पष्ट कीजिए। बहुश्रेणी शिक्षक को बहुस्तरीय शिक्षण भी कहा जाता है। बहुश्रेणीय शिक्षण वह शिक्षण है जिसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्धि स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जाती है अथवा विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कक्षा में तेज, माध्यम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता बच्चों को सीखने की गति का भिन्न भिन्न होना, बच्चों की उपलब्धि स्तर का भिन्न भिन्न होना, संचालित करने वाले मानवीय समूह। प्रथम समूह
केवल शिक्षक आधारित समूह होता है। द्वितीय समूह कुछ शिक्षक एवं मॉनिटर आधारित होते हैं। तृतीय एक शिक्षक और कुछ मॉनिटर आधारित समूह होता है। चतुर्थ समूह केवल मॉनिटर समूह। पंचम समूह छात्र छात्राओं के रूप में स्वयं सीखने का समूह। षष्ठम समूह आपका समुदाय आधारित समूह, शिक्षा समितियां, सेवानिवृत्त मानवीय समूह। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोगिता बताइए। प्रश्नोत्तर विधि, इस विधि के द्वारा शिक्षक अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं को हल करता है। दार्शनिक सुकरात ने भी अपने शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया। उपयोगिता, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों में पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 40, रुचिपूर्ण शिक्षा किसे कहते हैं? कक्षा में बच्चों की रुचि बनाए रखने के हेतु आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे तथा कैसे करेंगे? रुचिपूर्ण शिक्षक शिक्षण की नवीन विधा है। रुचिपूर्ण शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालकों के रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा तथा कौशल का विकास करना, बालकों में सृजनात्मक विकास, विद्यालय परिवेश को आकर्षण तथा मनोरंजक बनाना। कक्षा में बच्चों की रुचियों को बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित विधियों एवं ढंगों का प्रयोग कर सकते हैं। खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य, बच्चों को सबसे अच्छा खेलना ही लगता है, अतः बालकों को यदि खेल खेल में शिक्षा दी जाए तो बच्चे उसे रुचिपूर्वक ग्रहण करेंगे, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। अतः कक्षा में बच्चों की रुचियों को बनाए रखने हेतु हम खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य करा सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में शिक्षण कार्य बालकों की रुचियों के अनुसार किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे बहुत ही मनोरंजनात्मक भाव से शिक्षा ग्रहण करते हैं। करके सीखने विधि का प्रयोग, बच्चों में करके सीखने की योग्यता का विकास करने से बच्चे रुचिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर टिप्पणी कीजिए। बेसिक शिक्षा परियोजना 10 जनपदों में चलाई गई। बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। प्राथमिक विद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा के केंद्रों को खोलना तथा उनका संचालन करना। वर्ष 2000 तक 6 से 11वें वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन कराना। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्रीय आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राय विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर समस्त बच्चों की शिक्षा में एकरूपता हो। इसके लिए समस्त बच्चों में प्राथमिक शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में क्या योजना थी? ये एक प्राथमिक स्कूल में एक टीचर 30 जो रेशो है 30 स्टूडेंट पे एक टीचर प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में 35 पे एक टीचर, ये जो ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत ही आता है। अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों है? अपेक्षित स्तर के संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की क्या भूमिका है, उसे स्पष्ट कीजिए। अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है, उसे शिक्षक को पूर्ण करना होता है। अपेक्षित अधिगम स्तर में शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में सरलता होती है। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षण के उद्देश्य बताइए। शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षण का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर एवं व्यवहारिक बनाना है। शिक्षण का उद्देश्य बालकों में बौद्धिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। शिक्षण के द्वारा बालकों में सामाजिक एवं नैतिक विकास करना है। शिक्षण के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है। शिक्षण के द्वारा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 44, रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य बताइए। खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा
एवं कौशल का विकास करना है। बाल केंद्रित शिक्षा देना, विद्यालय के वातावरण को भयमुक्त बनाना है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। डाल्टन विधि पर डाल्टन योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस पद्धति के अनुसार बच्चों की परीक्षाओं से मुक्त रखा जाना है। इस विधि में बालकों को उत्तरदायित्व निभाने की शिक्षा दी जाती है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के अनुसार विभिन्न योग्यताओं, बौद्धिक स्तरों तथा रुचियों के छात्र अपनी इच्छा, सुविधा तथा गति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ग्राम शिक्षा समिति क्या है? इसके कार्यों को समझाइए। ग्राम शिक्षा समिति का गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्राम शिक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया था। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय को समुदाय से जोड़ने का प्रभावी माध्यम माना जाता है। ग्राम शिक्षा समिति एक वैधानिक संस्था है जो विद्यालय प्रबंधन में अपना दायित्व निभाती है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन प्रक्रिया निम्नवत है। एक ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता, प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव होता, 3 अभिभावक, इसमें से एक सदस्य महिला होना आवश्यक माना जाता है। इन सदस्यों को बेसिक शिक्षा अधिकारी नामित करता है। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य। ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अकादमिक कार्य। ग्राम शिक्षा समिति के अकादमिक कार्य निम्नलिखित हैं। कैसे? विद्यालय को समुदाय से जोड़ने में ग्राम शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गांव में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं की आर्थिक सहायता के लिए गांव के लोगों को प्रेरित करना, विद्यालय में नामांकन, ठहराव एवं संप्राप्ति को प्राप्त करने हेतु घर घर का सर्वेक्षण करना, पिछड़े वर्ग का, विकलांग व बालिकाओं का नामांकन करना। बी, विद्यालय संरचना संबंधित कार्य। ग्राम शिक्षा समिति के विद्यालय संरचना संबंधित कार्य निम्नलिखित होते हैं। भौतिक संसाधन जुटाने में भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कराना, शौचालय बनवाना, हेडपंप लगवाना वित्तीय कार्य होते हैं। वित्तीय संसाधन जुटाने एवं सदुपयोग के लिए पुस्तकें, यूनिफॉर्म, पोषाहार, छात्रवृत्ति वितरण के लिए, अनुदानों का व्यय करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। भारत सरकार ने सन 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख उद्देश्य था सभी के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल संसद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 खंडों में बांटा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत निश्चित स्तर पर समस्त छात्रों की जाति, मत या लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सभी की पहुंच हो। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित हो। 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के संपूर्ण भागों में स्वीकार किया जाना चाहिए। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (NCERT), राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन (NIEPA) तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान (IIST) मिलकर शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति असमानता को दूर करने एवं शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष ध्यान देगी। स्त्री निरक्षरता एवं प्रारंभिक शिक्षा तथा महिलाओं की पहुंच के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। पोषण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा संवेगात्मक विकास की दृष्टि से पूर्व बाल्यकाल शिक्षा ECC को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा हेतु 2 बातें हैं। 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए सार्वभौमिक स्तर शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। स्कूल छोड़कर जाने वाले बालकों को स्कूल में फिर से प्रवेश दिया जाएगा। तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा के लिए कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान तथा उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्रोफेशनल शिक्षा का एक अंग होगा। महिलाओं, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों तथा विकलांगों के लाभ हेतु तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त तथा अनौपचारिक कार्यक्रम बनाए जाएंगे।
तकनीकी तथा प्रवर्तन शिक्षा के प्रसार में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोफेशनल सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया को सांस्कृतिक पाठ्यक्रम में सुदृढ़ किया जाएगा। पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने हेतु रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाएंगे। वर्तमान पुस्तकालयों के सुधार तथा नए की स्थापना हेतु राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया जाएगा। गणित को केवल एक विषय के रूप में ही नहीं बल्कि विश्लेषण तथा तर्क से युक्त किसी विषय के सहगामी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विज्ञान शिक्षा को इस प्रकार सुदृढ़ करना होगा कि यह बालकों में जिज्ञासा, सृजनशीलता जैसी योग्यता तथा मूल्यों को विकसित कर सके तथा विज्ञान का स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग व जीवन के अन्य पक्षों के संबंध में खोजने योग्य बना सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा सुझाए गए 10 केंद्रीय बिंदु तथा राष्ट्रीय महत्व में संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में स्तरानुकूल यथास्थान सम्मिलित किया जाएगा। शिक्षकों को रचनात्मक एवं सृजनात्मक दिशा में प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने वाली परिस्थितियों के तैयार करने हेतु सरकार व समुदाय को प्रयास करना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र में एक समान वेतन तथा सेवा शर्तों के प्रयास किए जाएंगे। प्राथमिक स्कूल शिक्षकों तथा अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों हेतु पूर्व शिक्षा एवं सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा की योजना एवं प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उसे देश की विकासात्मक और जनशक्ति विषयक आवश्यकताओं से जोड़ा जाएगा। शिक्षा नियोजकों, प्रशंसकों एवं संस्थाओं के प्रधानों के प्रशिक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रशिक्षण मॉड्यूल्स क्या हैं? उदाहरण सहित बताइए। शिक्षा की गुणात्मक उन्नयन हेतु सेवारत शिक्षक को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल्स प्रशिक्षण के पूर्व विकसित किए जाते हैं जो प्रशिक्षण से संबंधित संपूर्ण जानकारी रखते हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल्स की सहायता से किसी भी प्रशिक्षण को आसानी से पूर्ण किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल्स इस प्रकार हैं। सवाल सेवारत शिक्षकों के लिए बनाया गया प्रशिक्षण मॉड्यूल है। सवाल 2 भाग हैं। सवाल विचार पत्रक, सवाल गतिविधि बैंक। सवाल विचार पत्रक, इस पत्रक में परीक्षा, मूल्यांकन आदि के विषय में विवरण दिया गया है, जैसे परीक्षा क्या है, मूल्यांकन क्या है, परीक्षा से बच्चों को भय क्यों लगता है। सवाल गतिविधि बैंक, इसमें विभिन्न गतिविधियों को संकलित किया गया है। इस मॉड्यूल्स में कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विषयों को विषय सामग्री के शिक्षण के संदर्भ में गतिविधियाँ दी गई हैं। पहल, यह भी महत्वपूर्ण संदर्शिका है। यह संदर्शिका प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापकों हेतु उपयोगी है। इस संदर्शिका में विद्यालय का प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, शैक्षिक गुणवत्ता एवं संप्राप्ति, ब्रिज कोर्स, वैकल्पिक शिक्षा आदि का विषय में विस्तार से दिया गया है। साधन प्रशिक्षण मॉड्यूल्स प्राथमिक स्तर पर शिक्षण करने वाले शिक्षकों हेतु है। इस मॉड्यूल्स में प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य पुस्तकों पर आधारित विकसित शिक्षक संदर्शिकाओं के विषय में विस्तार से समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु गठित हंटर्स आयोग का योगदान बताइए। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्या को दूर करने तथा जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे, अतः इनके नाम पर ही इस आयोग को हंटर आयोग अथवा हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। हंटर आयोग के सुझाव व सिफारिशें। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और इसके प्रत्येक भाग जैसे पाठ्य विषय, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में जो सुझाव सरकार को प्रस्तुत किए वे निम्नवत हैं। सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार करना है। प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए।
आदिवासियों एवं पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाया जाए। प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संचालन का पूर्ण दायित्व सरकार को जिला परिषदों, नगर पालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, बाल अधिकार तथा राष्ट्रीय बाल नीति पर टिप्पणी कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। बाल अधिकार संबंधी बिंदु इस प्रकार हैं। बच्चों को जन्म के पश्चात पंजीकरण और राष्ट्रीयता का अधिकार। बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग नहीं करना है। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने हेतु राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना है। शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना है। बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाना। राष्ट्रीय बाल नीति। भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को बच्चों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बालकों का पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्न उपाय किए गए। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। बालकों को उनके माता पिता से अलग न रखा जाए जब तक वह जीवन यापन करने में सक्षम न हों। प्रतिभा संपन्न बच्चों को पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने हेतु राज्यों को विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। राज्य को मादक पदार्थों का सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि के बच्चों पर बचाना चाहिए। शिक्षण विधि से प्रयुक्त कहानी या कथा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कहानी या कथा प्रणाली से आशय। कहानी प्रणाली प्राचीन काल से चली आ रही है। कहानी से बच्चों को विषय सामग्री सरल एवं रुचिकर लगती है। कहानी प्रणाली से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी प्रणाली का महत्व निम्नवत है। बच्चों को लिखने एवं पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित होती है। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक: संप्रेषण स्रोत या संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम, प्राप्तकर्ताओं की गुणवत्ता, वातावरण जन्य परिस्थितियाँ। बहुकक्षा शिक्षण क्या है? शिक्षण में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए या बहुशिक्षा शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आज बढ़ती हुई जनसंख्या तथा घटते संसाधनों के परिणाम स्वरूप बहुकक्षा पद्धति का जन्म हुआ है। बहुकक्षा शिक्षण पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शिक्षक एक कक्षा को ने पढ़ाकर कई कक्षाओं को एक साथ देखता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित विद्यालयों में आज भी शिक्षकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में एक या दो शिक्षक हैं। सन 1986 में हुए सर्वे के अनुसार 2870 प्राथमिक विद्यालयों में एक शिक्षक तथा 32% प्राथमिक विद्यालयों में 2 शिक्षक नियुक्त हैं। आज शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार होने से नवीन शिक्षण पद्धति बहुकक्षा शिक्षण का विकास हुआ है। बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षण द्वारा छात्रों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है तथा उनके व्यवहार की मंद गति का पता लगाया जाता है। साक्षात्कार से भी बालक की विभिन्न कठिनाइयों का पता लगा सकते हैं। इसके लिए शिक्षक को बालक से आत्मीयता प्राप्त करनी होगी ताकि वह उससे खुलकर बातें कर सके। बहुकक्षा शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? अध्यापक पर कार्य का भार बढ़ जाना, शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण के लिए प्रशिक्षण न देना, शिक्षक द्वारा सभी विषयों पर समान ध्यान न दे पाना, कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता बनी रहना, कक्षा कक्ष में शिक्षा उपकरणों का अभाव होना, छात्रों को समझाने में सफल न हो पाना, शिक्षकों को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, शिक्षक कक्षा में उपस्थित समय छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 54, पुनर्वलन कौशल का क्या अर्थ है? शिक्षण में पुनर्वलन का क्या महत्व है? पुनर्वलन का तात्पर्य स्किनर ने इस प्रकार स्पष्ट किया कि अध्यापक द्वारा विद्यालय कक्षा में छात्र की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना, बच्चे को अपना सिर हिलाकर प्रोत्साहित करना, बच्चे को शाब्दिक पुनर्वलन देना आदि। पुनर्वलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के पश्चात किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर शिक्षक के बोलने का प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है। शिक्षण में पुनर्वलन का महत्व। शिक्षण में पुनर्वलन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं
द्वारा समझाया जा सकता है। कैसे? शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करने से छात्र अपने को गौरवान्वित मानते हुए शिक्षण कार्य में विशेष रुचि लेते हैं। ऐसे पुनर्वलन का छात्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे वे प्रोत्साहित होते हैं। पुनर्वलन का संबंध छात्र के कक्षागत क्रियाकलापों से सीधा होता है। उन्हें पुनः प्रेरित करने की शिक्षक को कोई आवश्यकता नहीं होती है। सकारात्मक पुनर्वलन से अध्यापक एवं छात्र के मध्य मैत्री भाव का विकास होता है। शिक्षक का छात्रों को आशाभरी दृष्टि से देखना, प्रसन्न भावाभिव्यक्ति जैसे सकारात्मक संकेतों के प्रयोग से छात्र उत्साहित होते हैं, जिससे छात्र शिक्षण में विशेष महत्व है। पुनर्वलन से छात्रों में शिक्षण के प्रति विशेष उत्साह जागृत होता है और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 55, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से क्या आशय है? संविधान की धारा 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने की योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहा गया है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है और यह एक प्रजातांत्रिक देश के लिए आवश्यक भी माना जाता है कि सभी शिक्षित हों। क्वेश्चन नंबर 56, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की विशेषताएं। इस विधि में शिक्षा की वैज्ञानिक भावना पर बल दिया गया है। श्रीमती मॉन्टेसरी ने निरीक्षण, अनुभव तथा प्रयोग के आधार पर पद्धति का निर्माण किया है। इनका मानना था कि लिखना एवं पढ़ना सिखाने की पद्धतियां बिल्कुल नई हैं। उन्होंने पहली बार लिखना सीखने के क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया। श्रीमती मॉन्टेसरी द्वारा अनुमोदित ज्ञानेंद्रिय शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रयुक्त अभिनय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? अभिनय प्रणाली को नाटक प्रणाली भी कहते हैं। अभिनय का अर्थ है किसी कहानी या नाटक के पात्रों एवं उनके क्रियाकलापों को शरीर की गतियों से प्रकट करना। अभिनय प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं। बच्चों को अपनी भावना को अभिव्यक्त का अवसर प्रदान करना, बच्चों में धारा प्रवाह बोल सकने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 58, शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रयुक्त प्रदर्शन विधि से आप क्या समझते हैं? प्रदर्शन विधि से आशय प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु उपयोग होती है। विज्ञान विषय मुख्य रूप से प्रयोगों पर आधारित होता है, जिनका संपादन प्रयोगशालाओं में संभव है। अतः विज्ञान विषय हेतु प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना आवश्यक है। जब शिक्षण कार्य किसी वैज्ञानिक घटना की प्रकृति का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से किया जाए तो यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है? प्रेरणा के द्वारा बच्चों में किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। रुचि का संबंध ध्यान से होता है, इसलिए यदि बच्चे किसी कार्य को करते हैं तो उसमें उनकी रुचि अवश्य होती है। प्रेरणा द्वारा छात्रों को सीखने की गति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षण प्रविधियों के कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिताएं स्पष्ट कीजिए। शिक्षण प्रविधियों की सहायता से प्रत्येक स्तर की कक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का चयन किया जाता है। कक्ष में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम की विधियों की जानकारी आवश्यक है। विषय के अनुरूप शिक्षक प्रविधियों का चुनाव कर लेता है। बाल केंद्रित में शिक्षक केंद्रित शिक्षा में अंतर बताइए। बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। विस्तृत सामाजिक संदर्भों में अधिगम अथवा 4 दीवारी के बाहर सीखना, 4 दीवारी के अंदर सीखना। बालक की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता, शिक्षक का निर्णय एवं निर्देश सर्वोपरि। बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, बहुविध अनुभव, रैखिक अनुभव। सीखने में छात्र की सक्रिय भागीदारी, निष्क्रिय प्रभाव से अधिगम। क्वेश्चन नंबर 62, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। प्रयोग प्रदर्शन विधि के प्रयोग करते समय ध्यान रखी जाने वाली सावधानियां। दृश्य श्रव्य सामग्री का उचित प्रकार से प्रयोग करना, यंत्रों के उपयोग का सही प्रकार से ज्ञान देना चाहिए, मितव्ययता के साथ प्रयोग संपन्न करना चाहिए,
प्रयोग को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक को बहुत सावधानी से पाठ की प्रभावत्मकता को बनाए रखना चाहिए। छात्र को देखकर प्रयोग सीखने का अवसर देना चाहिए। प्रयोग का प्रदर्शन करते समय छात्र का प्रयोग में रुचि बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63। एक अच्छी प्रश्नकर्ता के रूप में किसी शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली किन्हीं सावधानियों का वर्णन कीजिए। शिक्षक का अपने काम में सफल होना तथा शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ा आधार प्रश्न करना है। प्रश्न पूछते समय निम्न सावधानियां रखी जानी चाहिए। कौन कौन सी? प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछे जाएं। प्रश्न पूछने के पश्चात बच्चों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। प्रश्न संपूर्ण कक्षा को ध्यान में रखते हुए पूछे जाएं। प्रश्न प्रेषित करने वाले हों। प्रश्नों का वितरण संपूर्ण कक्षा में होना चाहिए। प्रश्न कक्षा में स्टारानुकूल होने चाहिए। प्रश्न बालकों के विचारात्मक दृष्टिकोण को जागृत करने वाली होनी चाहिए। प्रश्नों की शब्दावली उचित हो। प्रश्नों में अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न आत्मविश्वास के साथ पूछे जाने चाहिए। प्रश्नों को दोहराना दोषपूर्ण है। प्रश्नों को सहज एवं स्वाभाविक रूप से पूछा जाना चाहिए। बालकों द्वारा दिए गए उत्तर को शिक्षक द्वारा दोहराया न जाए। बालकों के सही अथवा गलत उत्तर का निर्णय शिक्षक को स्पष्ट रूप से देना चाहिए। प्रश्नों की झड़ी लगाना अनुचित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रश्न पूछना शिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसका सतर्कता के साथ प्रयोग कर शिक्षक शिक्षण में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 64। गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए। शिक्षण में इसकी गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व निम्नवत है। छात्रों की मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। गतिविधि आधारित शिक्षण में छात्र आत्मगौरव की अनुभूति करता है। गतिविधि आधारित शिक्षण में सीखना स्थायी रूप से अधिक समय तक स्मृति में बना रहता है। इससे बालकों में मानसिक एवं शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ती है। गतिविधियों के आधार पर संपन्न किया जाने वाला अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है। दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है? दूरदर्शन को आज विश्व के अनेक विकासशील देश शिक्षा के एक सशक्त तथा उपयोगी साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आज शिक्षा संस्थाओं की प्रतिदिन बढ़ती संख्या, बढ़ता हुआ छात्रों का नामांकन योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव द्वारा निरंतर बढ़ते हुए शिक्षा व्यय तथा शिक्षाविदों को दूरदर्शन का प्रयोग करने हेतु बाध्य किया है। इसका प्रयोग ने केवल गुणात्मक विकास के लिए बल्कि अध्यापक को अवसरानुकूल अध्यापन कार्य में सहायता देने के लिए भी किया जाता है। अपने दायित्वों का निर्वाह न करने के कारण छात्र पूर्वकालिक विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहे थे। आज दूरदर्शन संचार एवं प्रसारण का एक प्रमुख माध्यम है। यह एक बहुत शक्तिशाली माध्यम के रूप से विकसित हो रहा है। इसने एक बड़े उद्योग का स्तर तेजी से प्राप्त कर लिया है। इससे विश्व तथा जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रांति आई है। शिक्षा के उच्च स्तर की विश्व बाधाओं को दूर करने का यह एक प्रभावशाली साधन है। दूरदर्शन के द्वारा संपूर्ण विश्व को एक कक्षा का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है एवं कक्षा को घर के स्वरूप में बदला जा सकता है। शिक्षा दूरदर्शन सामाजिक समानता प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। जो लोग नगरीय क्षेत्रों में निम्न स्तरीय जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए यह प्रभावशाली साधन है। यह अनुदेशनात्मक सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोगी है। छात्र अपने व्यक्तिगत प्रयासों से दूरदर्शन द्वारा अच्छा सीख सकता है। यदि दूरदर्शन की उपयोगिता को बढ़ा दिया जाए तो अध्यापक की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। शिक्षा दूरदर्शन द्वारा सामाजिक आवश्यकता एवं शिक्षा के विस्तार पाठ्यक्रम में निरंतर संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 66। संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में क्या उपयोगिता है? छात्र का सर्वांगीण विकास, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समायोजन, अपव्यय एवं अवरोधन की समाप्ति, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण। अध्यापक के लिए श्याम पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? आजकल शिक्षण में असहायक सामग्री का बहुतायत से उपयोग हो रहा है। वह है
कि केवल प्रशिक्षण काल में। प्रशिक्षण के बाद कोई भी शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि सहायक सामग्री के समस्त बाह्य साधनों में धन एवं समय दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक के पास प्राय दोनों का ही अभाव होता है। इस दृष्टि से केवल कुशल शिक्षक वही है जो अपने विस्तृत ज्ञान तथा कौशल एवं सूझबूझ से छात्रों को समस्या को पढ़ाते समय ही समाधान करने के लिए जहां और मौखिक उदाहरण बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, वहीं श्यामपट्ट पर कुछ लिखकर चित्र बनाकर समझाना और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर पढ़ाते समय ही चित्र बनाकर समझाने को ही जो प्रभाव पड़ता है, वह बाहर से लाए गए चित्रों को नहीं पड़ता है। शिक्षण कौशल से एकीकरण का क्या अर्थ है? कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। छात्र अध्यापक को प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से एक एक कौशल का विकास किया जाता है, अर्थात एक पाठ योजना एक ही शिक्षण कौशलों से संबंधित होती है तथा इसके शिक्षण का समय भी 5 या 8 मिनट तक होता है तथा छात्र अध्यापक शिक्षण के समय एक ही कौशल का प्रयोग करता है। लेकिन बृहद शिक्षण मैक्रो टीचिंग में शिक्षण करते समय एक कौशल का प्रयोग न करके आवश्यकता अनुसार कई कौशलों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रक्रिया को शिक्षण कौशल समन्वय कहते हैं। एकीकरण का अर्थ किसी भी पाठ के शिक्षण में कौशलों के समन्वय का तात्पर्य शिक्षण पाठ योजना सभी कौशलों को शामिल करना नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुसार अथवा पाठ की विषय वस्तु और शिक्षण बिंदु की मांग के अनुसार कौशलों का प्रयोग करना है। क्योंकि कौशलों की संख्या अधिक होती है और सभी कौशलों का प्रयोग करना एक साथ संभव नहीं है, इसलिए कौशलों को विभाजन किया जाना चाहिए। शिक्षण कौशल का समन्वय की परिभाषा। बाल मुकुंद साय के अनुसार कौशलों का समन्वय शिक्षण में बालकों की उनके अनुभवों के स्तर के अनुसार प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं है। डम्बेल के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। शिक्षण कौशलों के समन्वय एकीकरण के उद्देश्य उत्तम अधिगम के लिए बृहद शिक्षण में एक से अधिक शिक्षण कौशलों का प्रयोग करने में प्रवीण होना, शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग करना। शिक्षण कौशल को समन्वय करते समय ध्यान योग्य बातें। कक्षा वातावरण के अनुसार शिक्षण कौशल का प्रयोग, अधिगम परिस्थितियों की जानकारी होना, कौन से शिक्षण का प्रयोग कब करना है इसकी जानकारी होना, छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना, छात्रों के स्तर के अनुरूप कौशलों का प्रयोग करने में कुशलता प्रदान करना, विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्यों की पूरी जानकारी होना। शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? शिक्षण में दृश्य उपकरण से उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री से शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य उस सामग्री से है जिसके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो सकें। जैसे शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता, शब्दावली की वृद्धि, शिक्षण में कुशलता, प्रत्यक्ष अनुभव, संग्रहण क्षमता, रुचिकर साधन, अमूर्त तथा मूर्त रूप से प्रस्तुतिकरण, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का विकास, सक्रियता, प्रेरणादायी, ये सभी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय है। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षण अधिगम से मानचित्र की उपयोगिता बताइए। शिक्षण में मानचित्रों का विशेष महत्व है। वस्तुतः मानचित्र पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानचित्र में पृथ्वी या उसके किसी भाग को एक निश्चित मापक पर वहाँ के दृश्य भूमि के कुछ निश्चित लक्षणों सहित प्रस्तुत किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी या उसके विभिन्न भागों को कक्षा में नहीं लाया जा सकता और न ही क्षेत्र भ्रमण करके दिखाया जा सकता है। केवल मानचित्र के माध्यम से उस छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कहना उचित है कि मानचित्र की मदद से पूरी दुनिया को कक्षा में लाया जा सकता है और उसका अध्ययन अध्यापन किया जा सकता है।
भूगोल शिक्षण में मानचित्रों के उपयोग में अध्ययन के निम्नलिखित दोष उद्देश्य कहे जा सकते हैं। छात्रों को किसी क्षेत्र, देश अथवा संसार के उचित आकार व विस्तार का ज्ञान हो सके। पृथ्वी के किसी भूभाग की प्राकृतिक बनावट, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य विशेषताओं का ज्ञान हो सके। इसकी मदद से संपूर्ण पृथ्वी एवं विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। व्याख्यान युक्ति से क्या आशय, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। प्रविधि से आशय व्याख्यान विधि में पहले करा चुकी हूँ, इसके लाभ क्या हैं, एडवांटेज देख लो। व्याख्यान द्वारा विषय का मौखिक चित्रण तथा प्रस्तुतिकरण उचित रूप से होता है। व्याख्यान प्रवाहात्मक तरीके से संक्षिप्त समय में बहुत से तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जब व्याख्यानों के कई खंडों की क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाता है दोष क्या क्या हो सकते हैं। विषय का प्रयोगात्मक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। छात्रों में मानसिक, तार्किक, आलोचनात्मक शक्ति का विकास की कमी रहती है। व्याख्यान छोटी कक्षाओं की दृष्टि से अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 72, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है। शिक्षक को छात्रों के प्रति कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्र को निर्देश देते हुए उनकी समस्या समाधान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता प्रदाता होता है। शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना चाहिए। पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना चाहिए। बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना। शिक्षक बालकों के सहयोगी तथा मार्गदर्शक के रूप में प्रेषक, सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास, अधिगम को आनंददायी बनाना एवं व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का विकास करना, शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, स्वनिर्मित एवं स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना, समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, शिक्षा में हास तथा अवरोधन को रोकना। बाल केंद्रित शिक्षा की 4 प्रविधियाँ मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। प्रश्नोत्तर, गतिविधि, भ्रमर, कहानी विधि, ठीक है। कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं लिखिए। तो क्या है, प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए, प्रश्न छात्र के बोध तथा ज्ञान से जांच करने में सक्षम होने चाहिए, प्रश्न सार गर्भित होने चाहिए, प्रश्न एक ही उत्तर की ओर संकेत करें, प्रश्न लघु उत्तरात्मक होने चाहिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न अभिव्यक्ति प्रधान होते हैं। कुछ प्रश्न व्याख्यात्मक भी पूछने चाहिए, कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी पूछे जाने चाहिए। उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता है। वांछनीय सूचना देना, शिक्षण सिखाना है, चुने हुए तथ्यों का ज्ञान है, सहयोग पर आधारित है, प्रजातंत्रीय है, प्रगतिशील है, गुणवत्तापूर्ण है, निर्देशात्मक है, निर्धारणात्मक एवं उपचारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 76, शिक्षण में नियोजन के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। जब शिक्षक पाठ्य सामग्री का उचित प्रकार से चुनाव कर ले तो उसे क्रमबद्ध ढंग से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए, जैसे पाठ्य योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का प्रयोग, गृह कार्य एवं पुनरावृत्ति प्रश्न। किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धिमत्ता पूर्वक की गई अग्रिम तैयारी की योजना ही नियोजन कहलाती है। इसके अंतर्गत करणीय कार्य के विभिन्न पक्षों पर पूर्व चिंतन किया जाता है, ताकि वह कार्य कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आधुनिक होने का सूचक है। श्यामपट्ट लेखन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली विषय वस्तु सुंदर, सुडोल लक्षणों तथा शुद्ध भाषा में लिखनी चाहिए। पाठ के किसी अंश को समझाने की दृष्टि से यदि श्यामपट्ट पर चित्र बनाया जाए तो वह सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय उसके रंग के विपरीत रंग की चौक का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली बात की उपयोगिता न रहने पर उसे जाड़न से मिटा देना चाहिए। लिखने की गति सामान्य रखनी चाहिए। श्यामपट्ट पर सार लिखते समय छोटे से अर्थसार गणित वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। ये मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, सर्वदृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं। यह शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों का
चिंतन प्रक्रिया को विकसित करने में सहायता करती है। कक्षा के प्रबंधन, मूल्यांकन तथा शिक्षण में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है। यह भाषाई कौशलों के विकास तथा दक्षता लाने में सहायता करती है। इसके माध्यम से शिक्षक तथा छात्र अपनी विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन तथा जांच कर सकते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का अभिप्राय प्राय उदाहरण सहित बताइए। ये मैं वैसे आपको पहले करा चुकी हूँ। पेस्टोलॉजी ने कहा है ऐसी वस्तुएं स्थूल कही जाती हैं जो बालकों के संपर्क में आती हों और जो उनके विचारों को उद्बोध कर सकती हों। इसलिए बालकों को शिक्षा सदा स्थूल पदार्थों तथा तथ्यों से आरंभ करना चाहिए। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, स्थूल उदाहरण शिक्षण को सरल बताते हुए लिखा है, द चाइल्ड इजीली अंडरस्टैंड ए न्यू इंडिया व्हेन इट इज प्रोसीड बाय ए विव्ड एंड क्लियर इलस्ट्रेशन। शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं, उदाहरण 2 या 3 मिलकर 5 होते हैं। यह भाव सूक्ष्म है। वह प्रारंभ में 2 और 3 के भाव को नहीं समझ सकता। यदि उसे 2 गोलियां और फिर 3 गोलियां दे दें तो वह 5 गोलियों को प्रत्यक्ष देखेगा। वस्तुओं का इस प्रकार के अभ्यास में वह 2 और 3 के भाव को समझ जाएगा। स्पष्ट है, 2 और 3 के भाव को वह समझ जाएगा। इस तरीके से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। पुनर्वलन का अर्थ है पुनः बल देना, अर्थात छात्रों के सफल प्रयासों को प्रेरित व उत्साहित करने के लिए उनकी प्रशंसा करना। पुनर्वलन मानसिक रूप से छात्रों को प्रोत्साहित करने की कला है, जिसका प्रयोग प्रत्येक शिक्षक को आवश्यकता अनुसार एवं अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, रुचिकर, आनंदमय एवं सुगम बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शिक्षण अधिगम सिद्धांत के, जो मैं पहले आपको एमसीक्यू करा चुकी थी, आधी लघु उत्तरीय प्रश्न करा चुकी थी। लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट ए लेकर आइए, लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट बी है। इसको आप देखिए, समझिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को 4 चांद लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, यदि आपके पास कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। मैं आपकी सारी क्वेरी, सारे सजेशन को मानूंगी और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगी। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ये सेशन ला सकूं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आपका दिन शुभ हो।